नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत राइस अकेडमी में। आज का डेट है 4 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स का सोर्स अगेन असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाला है, जिसका पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में ज़रूर से लगा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए बहुत राइस अकेडमी में तो आप इन नंबर्स पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंटर जो है जोरहाट एज वेल एज गुवाहाटी में, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और मोर ओवर आप हमारे वेबसाइट को भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन कोर्सेज www.bhodraisacademy.in। चलिए सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का लिया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बिहार का, उन्होंने एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है वाल्मीकि बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार के वेस्टर्न, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो क्या है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ये है बिहार का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ये है बिहार का ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वैसे लेकिन अभी भी फैसिलिटी इज इन प्रोसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल का, बट फॉर द टाइमिंग अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो यह 899 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये ऑफकोर्स नेपाल को एज वेल एज उत्तर प्रदेश को, दोनों रीजन को एडजॉइन करता है। एनीवेज, सवाल होता है दैट इस रीजन में एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये रीजन जो है ना एलिफेंट के हैबिटेशंस के लिए परफेक्ट लोकेशन है, पहली बात तो। दूसरा बात है दैट एडजॉइनिंग नेपाल का जो चितवान नेशनल पार्क है ना, वहाँ से भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए भी इसको बेसिकली बनाया गया है। ठीक है, एनीवेज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो 1990 में वाल्मीकि नेशनल पार्क को एज एस्टैब्लिश किया गया था। 1978 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था बहुत पहले ही। ये ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर भावर एज वेल एज तेराई ट्रैक्स आपको मिलेंगे। एंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार का जो क्या ऑफकोर्स ईस्टर्न मोस्ट लिमिट भी बनाता है हिमालय तेराई फॉरेस्ट का। टाइगर रिजर्व शेयर्स इज बाउंड्री विद नेपाल का चितवान नेशनल पार्क। ये भी अगेन ये ध्यान में रखिएगा, बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया दैट बताओ भाई चितवान नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है ना, 3 ऑप्शंस आपको दे दे, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट चितवान नेशनल पार्क जो है ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। ठीक है, अगेन ये पार्क जो है बाइसेक्ट किया जाता है बाई 2 रिवर्स, दैट इज गंडक रिवर और मसान रिवर। और भी अगर रिवर के बारे में वाल्मीकि टाइगर आई मीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़िएगा तो वेस्ट में इसको बॉर्डर किया जाता है बाई रिवर गंडक। और भी ये सब देख लो दैट कौन कौन से डाइवर्स लाइक फॉनल स्पीशीज़ आपको मिलेंगे, जैसे साल फॉरेस्ट है ना, उसके बाद मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ साल एज वेल एज केन, ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रीजन्स डाइवर्स बेसिकली फ्लोरा फौना जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें फॉनल स्पीशीज़ अगर देख लीजिए, रेप्टाइल स्पीशीज़ और बाकी सब इंडियन बाइसन, 100 राइनोसरस भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दैट 100 राइनोसरस जो है सिर्फ और सिर्फ असम में ही मिलते हैं, डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ये मिलते हैं। ठीक है, और बाकी सब तो इसको थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब जो है ना जो लिखी हुई है ये सब अपने नोट कॉपी में आप जरूर से उतार सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली डाउनलोड ही कर लीजिएगा ना। एनीवेज दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्योंकि लगा मुझे, इसलिए ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है। ठीक है, वैसे अपन फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ज़्यादा हम लोग आर्टिकल डिस्कस नहीं करते हैं, बट अगेन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो छोड़ा भी नहीं जा सकता ना भाई, है ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स के बारे में पता चल रहा है, यहाँ पे बात बोली जा रही है ना, नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर का लैंड प्राइस जो होता है उसका ही रिलेटेड इंडेक्स होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा। ना ये ऐसा इंडेक्स है जो कि अनसर्टेनिटी को रिमूव कर देता है पूरा इंडिया से, दैट हाँ अलग अलग रीजन में एग्रीकल्चर का लैंड वैल्यूएशंस क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें पाया गया है दैट एग्रीकल्चर लैंड जो है ना कर्नाटका का, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है ऑन एन एवरेज अगर देख लीजिएगा तो, है ना। उसके बाद आता है तेलंगाना का। ठीक है, और वैसे अभी तक सिर्फ 6 स्टेट्स का ही ये एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स को निकाला गया है। ठीक है, अब इवेंचुअली धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है, तो जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ऑफ कोर्स हम लोग भी डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग 2021 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो क्या रिलीज किया गया बाय US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। इनफैक्ट इस GS2 के परस्पेक्टिव में आप इस टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ ये जो है ना ये आपका IRF एक रिपोर्ट होता है जिसको रिलीज किया जाता है बाय US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उससे डिस्टिंक्ट है ना। बेसिकली US CIRF ये है क्या, अगर इसके बारे में बात ही की है तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या क्या बात बोली गई है वो सब भी हम लोग यहाँ पर आकर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो USCIRF जो है ये एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन फेडरल गवर्नमेंटल एंटिटी है, वाइल
IRF की अगर बात करें, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करें, है ना, ये लेकिन यूएस डिपार्टमेंट का अपना बेसिकली रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है। IRF वैसे देख लीजिएगा मॉनिटर करता है रिलीजियसली मोटिवेटेड अब्यूजेस, हरासमेंट या फिर डिस्क्रिमिनेशन जो कि रिलीजियसली मोटिवेटेड हो, और वो भी ग्लोबली देखता है दैट कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है, और साथ ही साथ रिकमेंड भी करता है या फिर मेक श्योर करता है दूसरे स्टेट्स को पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, जिससे ये रिलीजियस फ्रीडम जो है डिफरेंट अदर देशों में उसमें प्रॉब्लम कुछ भी ना हो, ठीक है। ये असिस्ट करता है इमर्जिंग डेमोक्रेसीज को ग्लोबली, जिससे वो अपने देश में इंप्लीमेंट कर सके फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्साइन के कॉन्सेप्ट को। अगर इस रिपोर्ट का जो निकाला गया इसका की हाइलाइट्स अगर हम लोग देख लें तो उसमें कुछ कुछ हाइलाइट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को देखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे पहला हाईलाइट बोला जा रहा है, इंडिया हैज सीन इंक्रीज इन अटैक्स ऑन पीपल ड्यू टू रिलीजियस इंटॉलरेंस। ऐसा बोला गया इस रिपोर्ट में दैट रिलीजियस इंटॉलरेंस के कारण इंडिया में जो लोगों के ऊपर अटैक्स है ना वो बढ़ रहे हैं। It also notes that several state governments have announced plans to reintroduce anti-convergence law। बहुत सारे ऐसे states हैं जहां पर anti-convergence law लाए जा रहा है या फिर लाने के कगार में है। मतलब anti-convergence law मतलब पता है क्या है? जैसे अब क्या होता है ना दैट यूएस के बहुत सारे NGOs है जो कि इंडिया में एक्टिव है, ठीक है। अब हर NGOs में 100% आंक रखना मुश्किल हो जाता है, बट ये NGOs करते क्या है दैट हिंदूज को चेंज करना है आपका जाके आप क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो अगर कोई राज्य अगर इस टाइप के मेजर्स ले, राइट, तो क्या वो बुरी बात है? बट हाँ, यहां पर एक क्लॉज जरूर है दैट वहीं पर रेस्ट्रिक्शन सरकार का लगाया जाएगा जो क्या फोर्स्ड एंटी कन्वर्जन है। अगर कोई अपना इच्छा से अगर कोई रिलीजन चेंज करना चाहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट फोर्स तरीके से अगर करवाया जा रहा है तो लेकिन वो सब बेसिकली कानून के दायरे में आएगा। तो उसी को क्रिटिसिज्म बेसिकली इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, ठीक है। There have been attacks in Jammu Kashmir targeting and killing of civilians and migrants, including Hindu migrants from Bihar। ये भी इन्होंने जरूर गौर किया दैट हाँ, जैसे बहुत सारे माइग्रेंट्स जाते हैं जम्मू कश्मीर में काम करने, उनको भी मार दिया जाता है। इनफैक्ट हिंदू माइग्रेंट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किया जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ भी देखा जहाँ पे राजस्थान के एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है? एनीवेज, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ना, इट वॉज यूज बाई द गवर्नमेंट टू कंस्ट्रेन द फंडिंग ऑफ NGOs। जी हाँ, NGOs का फंड को कटेल करने के लिए सरकार, मतलब हमारे देश की सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अपना रही है, ऐसा यूएस के इस रिपोर्ट का कहना है। देखो, बट हम लोगों ने ये भी देखा है दैट हम लोग जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रेगुलेट कर रहे हैं वेरियस NGOs को, वो इसलिए NGOs को रेगुलेट कर रहे हैं जिससे हमारा देश का जो इंटरेस्ट है वो हार्म ना हो। बट ये उनको हजम नहीं हो रहा क्योंकि उनको यही वेस्टर्न कंट्रीज का देखो एक ही फंडा है दैट वो लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, है ना। दूसरा कंट्री बाहर में जाए, उनका इंटरेस्ट सर्व होता है तो हो, बाकी दूसरे कंट्रीज का कुछ भी हो उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और वो चीज हम लोग देख ही रहे हैं। आप देख लीजिए ना, अफगानिस्तान में क्या क्या यूएस ने, है ना, इराक में क्या क्या यूएस ने, है ना, कुछ भी क्रिटिसिज्म आपको वेस्ट से मिला नहीं। बट अभी रशिया ने यूक्रेन पर वॉर कर दिया तो कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है ना। तो यही एक है, मतलब अपना क्या बोल सकते हैं, आप देख ही रहे हैं आप लोग सब कुछ, है ना। चाइना कंटिन्यूज इट्स जेनोसाइड एंड रिप्रेशन ऑफ प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स हु आर उइगुर्स। हाँ, ये सब भी कुछ कुछ रिपोर्ट में डाला गया है। बोला गया इन पाकिस्तान बहुत सारे पर्सन्स हैव एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, है ना, मतलब कुछ भी रिलीजन के बारे में थोड़ा भी कुछ बोल दो सीधा सेंटेंस टू डेथ हो जाता है उनका। वियतनाम एंड नाइजीरिया हैव बीन साइटेड एज कंट्रीज वेयर रिलीजियस एक्सप्रेशंस हैव बीन कंटेन्ड। बट ऐसा नहीं, ऐसा ही नहीं दर सब समय क्रिटिसिज्म भी मिलता है। कुछ कुछ ऐसे भी देश है जो कि रिलीजियस फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी लिखी हुई है। बट रही बात इंडिया वाला, इंडिया को जो इतना क्रिटिसिज्म मिला है, इसके अवेज में इंडिया के द्वारा क्लियरली बोल दिया गया दैट देखो भैया, आपने जो नोट किया है ना दैट इंडिया ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड कुछ कुछ सेक्शंस है जो कि आप लोगों ने लिखा है, जो कि ऑफ कोर्स यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स ने बोला है। साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द वोट बैंक पॉलिटिक्स इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। यूएस जो है इसके थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है ना, और कहीं ना कहीं दुनिया के इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज को बेसिकली इंडिया के खिलाफ ले आने का ये एक टैक्टिस है। ये देखो काम शब्दों में अभी तक बोला गया है ना, बट स्टिल हम लोग रिप्लाई जरूर कर रहे हैं। पास्ट के गवर्नमेंट्स में ऐसा देखा गया था दैट कुछ रिप्लाई ही नहीं आता था, वेस्ट जो बोलती थी अपन चुप हो जाते थे। बट अभी का जो है ना एग्रेसिव थोड़ा पॉलिसीज हमें देखने को मिल रहा है, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इंटरनेशनल लेवल में जब स्टैचर बढ़ता है तो ऑफ कोर्स यू शुड शो योर दैट व्हाट यू एक्चुअली आर, ठीक है।
तो एनीवेज रही बात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम के आई मीन रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए फ्रीडम्स जो है वेरियस आर्टिकल्स के द्वारा इंश्योर किए गए, जिसमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में वेरियस आर्टिकल्स है। जैसे आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जी हाँ, आप आर्टिकल 26 के अंडर आप अपने कोई भी रिलीजियस, जैसे आपको घर में कीर्तन करना आराम से कीजिए, कोई नहीं मना करने वाला है, राइट। 27 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन को टैक्स को प्रमोट करने के लिए अगर आपको मतलब आपको टैक्स नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज बोला जाता है। आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब बोला गया। इनफैक्ट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी डील करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो ये सब जब सेक्शंस है तो आप लोग कैसे इतना फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हो जो कि बिल्कुल बेसलेस है और बिल्कुल तथ्य के ऊपर आधारित भी नहीं है। नेक्स्ट डाउन टू अर्थ से ये न्यूज लिया गया था रिगार्डिंग टैकलिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज जो है दे हैव बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं दैट देखो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये हमारा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और यह अभी दुनिया में के बेसिकली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा थ्रेट भी बन सकता है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप GS3 पर्सपेक्टिव से बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू से रिलेट कर सकते हैं। मेन कंसर्न इसमें क्या क्या बतलाया गया है? बोला गया है दैट हर साल अराउंड 7 लाख लोगों की मृत्यु होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है पता है? आपका जैसे कुछ भी जुकाम हो जाता है तो आप जाते हैं ना दुकान में, वो बोलता है हाँ चलो भाई एंटीबायोटिक ले लो, है ना। तो ये क्या करता है वो बंदा जो है, या फिर कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक पत्ती लिख कर देता है एंटीबायोटिक आपका दवाई का, ठीक है। बट आप दुकान से कितना खरीदते हो? सिर्फ 4 ही टैबलेट खरीदते हो, ठीक है। आपको लगता है चलो भाई 4 टैबलेट में अगर ठीक हो जाएगा तो उसके बाद छोड़ देंगे इसको खाना। बट देखो क्या है ना, डॉक्टर्स वेले तो नहीं है ना, वो लोग पढ़े लिखे क्यों होते हैं? इतना पढ़े लिखे, इतना साल 4-5 साल अपना लाइफ का क्यों वेस्ट करते हैं बताओ तो? आपके सेहत के लिए ना, जिससे आपका फ्यूचर का सेहत संभाल के रहे। तो ये लोग जब पढ़ते हैं ना, इन लोग को बोला जाता है दैट जब भी आप कभी भी पेशेंट्स को लिखते हो तो मेक श्योर करिएगा पूरा कोर्स आप लिखिए, है ना। क्योंकि क्या होता है ना दैट आपके शरीर में जो माइक्रोब्स होते हैं ना, भले ही आपको 4 टैबलेट खाकर आपका ठीक हो जाए बट स्टिल वो माइक्रोब जिंदा रहते हैं, ठीक है। उसको मारने के लिए आपको ये पूरा कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट लोग क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, सिर्फ 4 टैबलेट खा के ही ठीक हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, उनके शरीर पे जो है ना, जो भी माइक्रोब्स है वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। वो लोग सोचते हैं अरे यार चलो हम लोग तो मरे नहीं, हम लोग जिंदा है। मतलब इस जो दवाई का इम्पैक्ट है इसके ऊपर ज्यादा नहीं होता। इससे क्या होता है दैट वो जो है ना, आने वाले समय में सोचो 2 साल बाद आपका फिर सेम ही तबीयत खराब हुआ और फिर अगर आप सेम ही दवाई ले रहे हो तो ये जो है ना फिर से उसको सर्वाइव कर पाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नेक्स्ट बार आप पूरा पत्ती ही क्यों ना खा लो, है ना। तो ये धीरे धीरे आपके बॉडी में ये सर्वाइव करना सीख जाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है दैट आपके लॉन्गर रन में जो है ना आपके शरीर की इम्यूनिटी लॉस हो जाती है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया था दैट दुनिया अराउंड 3.8% ऑफ द एनुअल GDP का इससे लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो इट इज अनडाउटेडली अ वेरी बिग कंसर्न। नाउ क्या क्या एक प्लान जो प्रपोज किया गया G7 के द्वारा, वो क्या है? G7 ने बोला क्यों ना हम लोग स्टैब्लिश करें एक नया इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड सर्विलियंस सिस्टम, इसको सर्विलियंस रखने के लिए दुनिया भर में, राइट। इंप्रूव करें एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को जिससे वो मॉनिटर कर सकता है प्रॉपर्ली दैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का स्टेटस दुनिया भर में क्या है और एंटीबायोटिक्स का यूजेजेस अमंग ह्यूमन, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट को कैसे करना चाहिए जिससे इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके। इनफैक्ट इट इनहांसेस द साइंटिफिक बेसिस टू इन्फॉर्म रिस्क असेसमेंट एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर मिटिगेशन। यही नहीं, it also promotes the prudent and appropriate use of antimicrobials through 2023 by defining national measures। जी हाँ, ये प्रोमोट करना चाहती है दैट एंटीमाइक्रोबियल्स का जो यूजेजेस है कैसे हम लोग अप्रोप्रिएट इसका यूज कर सके और कैसे प्रूडेंटली इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर्स को भी बेसिकली बतलाया जाएगा दैट देखो सब समय एंटीमाइक्रो मतलब ये सब का दवाई लिखो मत, ठीक है। तो ये सब चीजें बोली जाएगी। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर द अपकमिंग रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड प्रेजेंट इट एज वर्ल्ड हेल्थ समिट इन बर्लिन इन अक्टूबर। चलो ये सब तो खैर फालतू, ये पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे। ये सब दीज पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर यू एज ऑफ नाउ।
नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दैट इज इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को अभी कमिश्निंग फेज में चला गया है और फाइनली अक्टूबर को इसको फाइनली लॉन्च भी कर दिया जाएगा। GS3 पर्सपेक्टिव में अवेयरनेस स्पेस इस टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं। सवाल होता है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये है क्या। देखो, इसको लोकेट किया गया है एट, मतलब इसको स्टैब्लिश किया गया है एट 2450 किलोमीटर। कहां पर? देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस। कहां पर है ये? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, इन आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस में। ठीक है, जो क्या एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह एकमात्र, इट इज द ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ऑपरेशनल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, एकमात्र ऐसा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसको जो कि वर्ल्ड में एस्टैब्लिश किया गया है। एंड इट विल आल्सो होल्ड द यूनिक टैग ऑफ बीइंग मेडन लिक्विड टेलीस्कोप ग्लोबली। दुनिया भर में ऐसा, जैसे मैं पहले ही बोल दिया दैट अभी तक ऐसा कोई भी टेलीस्कोप लॉन्च नहीं किया गया, ये पहला है एक्सक्लूसिव। ठीक है, दिस इंटरनेशनल टेलीस्कोप फैसिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क। किस किस के बीच में? कनाडा, बेल्जियम, इंडिया के बीच में। फर्दर फीचर्स अगर देख लीजिएगा टेलीस्कोप का, तो अनलाइक द कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स, कन्वेंशनल टेलीस्कोप के में क्या होता है ना, दैट कैन बी स्टेयर्ड इनटू ट्रैक स्पेसिफिक सोर्स ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे कन्वेंशनल टेलीस्कोप क्या है ना, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं स्पेसिफिक स्टेलर सोर्स ऑब्जेक्ट को। नाउ अब क्या है ना, दैट ILMT जो है ये स्टेशनरी इन नेचर होगा। स्टेशनरी इन नेचर मतलब जैसे आप से फॉर एग्जांपल एक जगह है तो वो एक ही जगह को, क्योंकि देखो लिक्विड है ना, बीच में लिक्विड की मूवमेंट होने से जो टेलीस्कोप का रिकॉर्ड भी गड़बड़ा सकता है। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए इसको स्टेशनरी रखा गया है। बट दिस अलग अलग जो टेलीस्कोप्स होती है ना, जो क्या यूजुअली लेंस के बनी हुई रहती है ना, तो उसमें जो है उसको मूव भी किया जा सकता है। इट विल बेसिकली कैरी आउट ऑब्जर्वेशंस एंड इमेजिनिंग एट द जेनिथ, दैट इज ऑन द ओवरहेड स्काई। ओवरहेड स्काई को बेसिकली ये सर्वे करेगी। यही नहीं, इससे सर्वे किया जाएगा हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर डिस्कवरिंग न्यू ऑब्जेक्ट। देखो अभी तो ये कमिश्निंग फेज में है ना, पहली बात तो है ना, तो इसके फीचर्स आपको कहीं ना कहीं, देखो इतना इज मोर देन इनफ जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, दैट हाँ आपको पता होना चाहिए दैट ये जो है एक मेडन टेलीस्कोप है दुनिया भर में। ठीक है, बाकी जो है इसके फीचर्स आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन्हांस होंगे। बट हाँ ये भी चीज़ें बहुत आपको देखना पड़ेगा दैट ये स्टेशनरी इन नेचर है। ठीक है, जो क्या इस टाइप से कुछ दिखता है। ठीक है, गूगल में आप सर्च कर सकते हो इसका। नेक्स्ट लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT। नाउ इंडिया और स्वीडन ने रिसेंटली होस्ट किया इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग स्टॉकहोम में एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट इनिशिएटिव दैट इज लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। इसको GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अबाउट लीड IT, लीडरशिप ऑफ फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये है क्या? देखो ये गैदर करता है वेरियस कंट्रीज और वेरियस कंपनीज को जो कि कमिटेड है टू एक्शन टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट। अगर डिफरेंट कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए तत्पर है तो ये भी उसको इंश्योर करता है। इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था UN क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो कि ऑफ कोर्स सितंबर 2019 को। एंड इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस यही है दैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ऐसा माना जाता था दैट आने वाले समय में एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है वो लो कार्बन में काम नहीं कर सकती है, राइट। बट लीड IT जो है ना, मेंबर स्टेट्स को यही बतलाती है दैट देखो भाई एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इंश्योर कर सकते हैं दैट लो कार्बन पाथवे के थ्रू हम लोग जा सके, राइट। जिससे आने वाले समय में दैट इज 2050 तक हम लोग दुनिया भर में नेट जीरो कार्बन एमिशंस को इंश्योर कर सके। ठीक है, नाउ द मैनेजमेंट बोर्ड इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्वीडन, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और द सेक्रेटरीट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मैनेजिंग द वर्क ऑफ लीडरशिप ग्रुप एंड इट इज होस्टेड बाय स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट SEI। ठीक है, इंडिया फाइनली होल्ड स्टॉक विद अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा हमारा जियोपॉलिटिक्स में दुनिया का एक स्टेप जो बोला जा रहा है। वैसे तो देख लो अभी तक हम लोगों ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, राइट, बट स्टिल धीरे धीरे लेकिन हम लोग रिकॉग्निशन करने के कगार में जा रहे हैं, है ना। आप ये बोलो कैसे बोल दिया सर आपने ये? क्योंकि पहली बार तालिबान टेक ओवर के बाद इंडिया ने अपनी ऑफिशियल डेलीगेशन को अफगानिस्तान में भेजा है। और वो ऑफिशियल डेलीगेशन है किसका? जॉइंट सेक्रेटरी। देखो जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर आती है सेक्रेटरी के ऊपर आते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो अगेन ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है, राइट।
और एरियाज ऑफ डिस्कशन क्या थी? एरिया ऑफ डिस्कशन जो है स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो क्या इंडिया के अफगानिस्तान में है, एक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज और रीस्टार्टिंग द इश्यूज ऑफ वीजाज ऑफ अफगान स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स टू इंडिया। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिकली बोली जा रही है। और साथ ही साथ इंडिया की असिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं अभी अफगानिस्तान को, क्योंकि अब दुनिया में बोल दिया गया दैट अफगानिस्तान में जो है आने वाले समय में महामारी आ सकती है। तो उसके कारण हमारे तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे 20,000 मेट्रिक टन्स ऑफ वीट हम लोगों ने सप्लाई किया वहाँ पर, 13 टन्स ऑफ मेडिसिन, राइट, 5 लाख डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन, यही नहीं, विंटर क्लोथिंग फॉर अफगान पीपल, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हेल्प की जा रही है। इंडियाज स्टैंड ऑन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर, वो है क्या? देखो दोस्तों, इंडिया का प्रेसिडेंसी के अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, रिजोल्यूशन 2593। इसमें इंडिया का क्लियर स्टांस था दैट देखो, टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान जो है उसको नहीं यूज किया जाना चाहिए बाई टू शेल्टर एनी टेररिस्ट इन कमिंग फ्यूचर, राइट। यही नहीं, Afghanistan has also participated in United Nations high-level meeting on humanitarian situation in Afghanistan held in September. In this meeting, India called for normalization of regular commercial operations of Kabul airport as well. इंडिया ने होस्ट किया था रिसेंटली 2021 के नवंबर को दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। मेन जो मुद्दा था वो था अफगानिस्तान ही उसमें, ठीक है। इनफैक्ट अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि इट कैन हैव स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन नेबरिंग सेंट्रल एशियन कंट्री। मतलब अगर अफगानिस्तान में डिस्टेबिलिटी फैलता है तो नेबरिंग स्टेट में, जैसे पाकिस्तान में तो दिख ही रहा है दैट फैल ही रहा है, राइट। बट अफगानिस्तान ना इधर के थ्रू अगर पाकिस्तान के हेल्प से इंडिया में भी डिस्टेबिलिटी फैला है तो हमारे को प्रॉब्लम होगा ना ये, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप सोचिए ना, यहाँ के डिस्टेबिलिटी के कारण अगर इन देशों में भी डिस्टेबिलिटी हो रही है ना तो भी हमारे को प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशंस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट, लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, तालिबान का डिसर्जेंस विल रिवाइव एक्सट्रीमिज्म इन द रीजन। यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अभी भी धीरे धीरे हमें दिख भी रहा है ना। सिविल वॉर इन अफगानिस्तान विल लीड टू रेफ्यूजी क्राइसिस इन सेंट्रल एशिया, जिसके कारण इंडिया में इंपैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी विल हेल्प सेंट्रल एशियन कंट्रीज विद शॉर्टेस्ट एक्सेस ऑफ सी पोर्ट्स इन इंडियन ओशन रीजन। जी हाँ, अगर अफगानिस्तान स्टेबल है ना तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, इन रीजन से अल्टीमेटली ये लोग अफगानिस्तान का रूट के थ्रू, ईरान के थ्रू या फिर पाकिस्तान के थ्रू अल्टीमेटली अरेबियन सी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट, जो कि अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसीलिए भी अफगानिस्तान का जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। अफगानिस्तान हैज़ बीन इंपॉर्टेंट लिंक इन द रीजनल ट्रेड, कल्चरल एंड प्लेइंग ए रोल इन कनेक्टिंग द ब्रिजेस फॉर सेंट्रल एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया की बात की जा रही है, वही चीज़ हम लोगों ने बोला, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ था, एक छोटा सा था, 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखो, कभी अगर 50 ईयर्स सेलिब्रेट किया जा रहा है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही जा रहा है ना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसको हेल्ड किया गया था 1972 में। कहां पर? स्टॉकहोम में। एंड इट वाज फर्स्ट सच वर्ल्ड वाइड कन्वर्जेंस। जी हाँ, इससे पहले ऐसा नहीं होता था दैट प्लानिटरी इन्वायरमेंट में लोग ऑर्गेनाइजेशन एक साथ नहीं आती थी, है ना। ये पहला ऐसा कन्वर्जेंस था जिसका थीम था ओनली वन अर्थ एंड इट रिजल्टेड इन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसी के कारण जो है यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसका नाम था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जिसमें कंटेन किया गया था प्रिंसिपल्स एंड एक्शन प्लान्स जो कि कंटेन कर रही है रिकमेंडेशंस फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसीज। नाउ कंट्रीज विच आर एग्रीइंग नॉट टू हार्म ईच अदर्स एनवायरमेंट और द एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। मतलब क्लियरली बोल दिया गया था दैट एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में आप अपने देश में जो भी करना है करो, बट दूसरे ऐसा कुछ मत करना जिससे आने वाले दूसरे देशों को प्रॉब्लम हो सके। और इसके बाद ही दोस्तों एस्टेब्लिश भी किया गया था इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिससे कंट्रीज के बीच में कोऑपरेट किया जा सके। तो सिग्निफिकेंस में एक तो हम लोगों ने देख ही लिया दैट हाँ, इसके बाद जो है यूएनईपी एस्टेब्लिश किया गया था जिससे देशों के बीच में कोऑर्डिनेट किया जा सके इन्वायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। बट साथ ही साथ इससे पहले जो है ना कोई भी कंट्री के पास इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं होता था, पता है। जी हाँ, और इंडिया ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसी के कारण सेटअप भी किया था 1985 में। वैसे नॉर्वेजियन डेलीगेट्स ने रिटर्न किया था इस कॉन्फ्रेंस से और तभी के तभी बेसिकली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सेटअप कर लिया था। बट हमारे देश में जो हुआ था 1985 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब पूरा जब हम लोगों ने डिस्कस किया, अब इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, है ना। एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू देख लेते हैं, कल वाला एमसीक्यू है, ठीक है दोस्तों। दैट पहला है क्वेश्चन, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। ये एक 4 ऑप्शन है, बहरीन, यूएई, यमन, ओमन। तो सही आंसर इसका है यमन। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के रिलेटेड 2 स्कीम्स,
स्टेटमेंट्स है, पहला है इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है ये प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग बीपीएल कैटेगरी पीपल ओनली। दोस्तों ये बेसिकली यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा, माफ करना, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, है ना, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्यों नन ऑफ द अबव है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो स्कीम्स होते हैं जो क्या सेंटर और एज वेल एज स्टेट एक साथ ये करती है, ठीक है, ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है बेसिकली, है ना, तो ये तो गलत है। और ये ओनली जो बोला गया बीपीएल ये भी नहीं है ना, तो ये दोनों गलत है, इसलिए डी नन ऑफ द विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज government e-market portal is open for all the government buyers. Private buyers cannot sell on the platform, but private buyers can buy products. So ये दोनों सही है बिल्कुल, है ना। आज अच्छा देख लिया, चलिए आपने क्वेश्चन, एनीवेज आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान इज बॉर्डर्ड बाई कौन कौन कंट्रीज, बताइए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसमें करेक्ट कोड कौन कौन सा है ये आप बताइए। ओके माफ़ कीजिएगा गाइस, ये एक्चुअली आप एक काम कीजिए ना, इसमें से थर्ड वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये एक्चुअली दो, हाँ ठीक है, कल कोई बात नहीं, हाँ इस थर्ड वाले ऑप्शन को हटा के पहला दूसरा में आप बोलिए, ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, IIM अहमदाबाद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में न्यूज़ है, ये लोकेटेड है नैनीताल में, इट इज द ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ऑपरेशनल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सा सही आंसर है इसका, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। आज का मेंस का क्वेश्चन है रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड, ये एक इफेक्टिव टूल बन सकता है जिससे एक्सेस किया जा सकता है कैपिटल का टू इंडिविजुअल्स जो क्या फाइनेंशियली अनडिजर्व्ड है, ठीक है। तो द अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग इज बेन दैट मस्ट एड्रेस द अर्जेंट बेसिस, एनालाइज। देखो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को आप एनालाइज कीजिए दैट माइक्रो फाइनेंस के थ्रू कैसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाया जा सकता है, और अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग बेन जो वो कैसे बेन है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए ओवरऑल, ठीक है, और कैसे उसको भी हमें सुधारना चाहिए और अर्जेंट बेसिस। दोनों के एस्पेक्ट्स को आप लिखिए, एनालाइज कीजिए इस पॉइंट को। एनीवेज खुद से पहले तो लिखिए, इफ यू कैन नॉट देन ऑफ कोर्स सी आर मॉडल आंसर, you can refer to that as well, ठीक है। So anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much guys.